गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम पेपर जो यहाँ कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी जो ऑफलाइन टेस्ट होता है मेरे कोचिंग में, उस पेपर का सलूशन जो इस 21 अगस्त को जो पेपर हुआ है, उस पेपर में जो वीकली टेस्ट हुआ करता है ना। इसमें कोचिंग में वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, प्री बोर्ड टेस्ट, सभी प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो अभी जो 21 तारीख को टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट पेपर का सलूशन इस पेपर में ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये है पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन है इसमें। और इस बार का जो पेपर था वो 6-7 चैप्टर का केवल है, वो भी 7 का पूरा नहीं है, 7 का थोड़ा ही सा है ना। 6 और 7 इसमें एक ठो क्वेश्चन है पहला, जिसमें 5 ठो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कारण बताइए, 3 क्वेश्चन हैं। और फिर एक गतिक विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरण गुणांक, सी परिपथ और फैराडे का नियम। ये है पेपर, है ना। तो इस पेपर का सलूशन आप लोगों को बताएंगे, है ना। वैसे आप यूट्यूब में जाके सब सलूशन ढूंढेंगे तो पा जाएंगे। तो ये क्या है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं एक साथ हम बताए दे रहे हैं, वैसे सब कुछ आप प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। तो यहाँ पर टेस्ट पेपर सलूशन 21 तारीख को हुआ है। फिजिक्स क्लास 12th हिंदी मीडियम का है। टेस्ट पेपर सलूशन 21/8/23 फिजिक्स क्लास 12th हिंदी मीडियम, कृष्णा ट्यूटोरियल्स सीधी MP। ये यहाँ का है ये पेपर, ठीक है ना। तो ये इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स उसमें से पहला नंबर है, इसमें लिखा हुआ है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, खाली स्थान में दिया हुआ है। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो 0 होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। यदि आप इसको प्रूफ के साथ समझना चाहते हैं तो 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम प्लेलिस्ट में चैप्टर 7 में जाएंगे तो वहाँ पर प्रूफ करके दिखाया गया है। ये बी नंबर में लिखा हुआ है दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात। दिष्ट धारा के लिए प्रतिघात अलग होता है और प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिघात का मान अलग होता है संधारित्र में, है ना। तो दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का जो प्रतिघात होता है XC बराबर इन्फिनिटी होता है। आपको बता दें यही प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है 1/ωc 1/2π/c। लेकिन DC के लिए, दिष्ट धारा के लिए न्यू का मान 0 होता है। DC के लिए न्यू 0 होता है तो यहाँ रख देंगे तो XC क्या आ जाएगा। ये भी प्रूफ के साथ यदि आपको जानना है तो 7 चैप्टर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये भी प्रूफ करके दिखाया गया है। सी परिपथ का प्रतिघात जब बताया गया है डिटेल में तो वहाँ पर ये आया है। अब बाद में डायरेक्ट करंट के लिए न्यू का मान 0 होता है तो XC बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। तीसरा नंबर लिखा है लेंज का नियम संरक्षण नियम पर आधारित है। लेंज का जो नियम है संरक्षण नियम पर आधारित है। खाली स्थान दिया तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। और डी नंबर में लिखा है प्रेरित विद्युत धारा का मुख्य कारण। प्रेरित विद्युत धारा का मुख्य कारण क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा का मुख्य कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यह है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित धारा का मुख्य कारण। फिर ई नंबर में है दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से खाली स्थान खतरनाक होती है। ये आपको बता दें, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से ज़्यादा खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से ज़्यादा खतरनाक होती है समान वोल्टेज की, तो यहाँ दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से तो कम खतरनाक कहेंगे, है ना, यहाँ पर कम होगा, यानी दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। पर ये जो कुछ लिखा गया है समान वोल्टेज पर है, ठीक है ना। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 हुआ। दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात XC से प्रतिघात को प्रदर्शित किया जाता है, उसका अनंत होता है ना, ये अनंत है ये। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है और प्रेरित धारा का मुख्य कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है और दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। ये ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है ना। तो ये रहा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, कारण बताओ, कारण बताइए, है ना। और उसमें से पहला दिया है संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है, संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है, ये पहला है। इसमें संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है, इसका कारण बताना है। अभी अभी आप एक ठो प्रश्न में आया था, सुनिए, ये संधारित्र के लिए XC बराबर होता है 1/ωc, 1/ωc प्रूफ के साथ ये है। तो XC = 1/2π/c। अब हमने कहा कि दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा, DC मतलब दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए न्यू बराबर 0 होता है, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। तो इसको यहाँ रख देंगे तो XC बराबर 1/0, तो XC बराबर अनंत आएगा। अब सुनिए, दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का जो प्रतिघात होता है अनंत होता है। अब प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध है और प्रतिरोध धारा को रोकने वाला होता है। तो धारा को रोकने वाला अनंत शक्तिशाली है, तो कितनी धारा जाने देगा, एक भी नहीं, ठीक है ना। क्या कहा हमने, ये प्रतिघात का ये सूत्र होता है प्रत्यावर्ती धारा पर, ये है। अब ये दिष्ट धारा के लिए देखा जाए तो न्यू का मान 0 होता है, और जब न्यू का मान 0 होता है तो यहाँ 0 रख देते हैं, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो दिष्ट धारा के लिए जो संधारित्र का प्रतिघात होगा अर्थात प्रतिरोध, वो अनंत होगा, और इसलिए ये क्या करेगा, धारा को रोक देगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कारण, इसका कारण यहाँ ये लिखना पड़ेगा, दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात, चाहो तो उसको प्रतिरोध भी बोल सकते हो, अनंत होता है। ये कैसे अनंत होगा, ये लिखा हुआ है। यही कारण है कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है, नहीं जाने देता है। ये रहा, संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है कारण। तो दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात अनंत होता है। ये देख लो कैसे होता है, ये साइड में हमने दिखाया भी है। यही कारण संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। इसका दूसरा देख लो। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है,
दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, दूसरे का दूसरा लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। लिखा है प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। इसका कारण बताना है, तो इसको भी समझिए। यहाँ एक बार समझाएंगे फिर यहाँ लिखेंगे भी। ये बता दें प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती वह होती है जिसका परिमाण दिशा समय के साथ बदलता रहता है। दिष्ट वह होती है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता। अब प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक सूत्र होता है, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम मान जो होता है वो उसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। ये प्रूफ के साथ है, ये सिद्ध किया हुआ फार्मूला है। प्लेलिस्ट में आप जाके 12th क्लास 7 चैप्टर में देख सकते हो। तो प्रत्यावर्ती धारा का आयाम मान वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। यही वोल्टेज के लिए भी होता है, VRMS √2। इसी को चाहो तो V ≠ V √2 लिख सकते हो, यानी VRMS को भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, कहीं कहीं VRMS को केवल क्या लिखा होता है, भी लिखा हुआ होता है। तो ये देखिए, तो V ≠ ये। अब ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए होता है, यह फार्मूला AC पर होता है, प्रत्यावर्ती धारा पर, DC पर नहीं होता। यह फार्मूला जो है वो किस पर होता है, AC यानी प्रत्यावर्ती धारा पर, और यह फार्मूला DC के लिए नहीं होता। अब देखिए, यदि हम AC में V बराबर 220 ले लेते हैं, AC में 220, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये V0 बराबर 220 √2, तो यहाँ 220 1.414, ये 311.13 के आसपास कुछ आता है। यानी देख लो, यदि हम AC में 220 वोल्ट लेंगे तो इसका मान बढ़ेगा तो 311 जाएगा, 311 धन में 311 ऋण में भी। ठीक है ना, परिमाण में देखेंगे दोनों को जोड़ दें तो 622 हो जाएगा। और DC में यदि हम V बराबर 220 लेंगे तो यह सदैव नियत रहेगा, यह सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला DC के लिए होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, हमने क्या कहा कि यदि V का मान 220 वोल्ट लिया जाए AC में तो उसका मान बढ़कर ये यहाँ तक चला जाएगा, और DC में 220 वोल्ट लेंगे तो सदैव नियत रहेगा। तो ये 220 वाला 311 हो गया, दोनों चक्कर कर लेंगे तो बल्कि 622 हो जाएगा, और ये 220 है तो 220 रहता है। तो कौन ज़्यादा खतरनाक हुआ, AC। लेकिन समान वोल्टेज की बात है, समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा जिस धारा से अधिक खतरनाक होगी। पता चला कि ये 220, पता चला कि AC में आपने 220 लिया और DC में 720 ले लिया, तो ये बढ़ेगा तो 622 जाएगा दोनों मिला के, और ये पहले से ज़्यादा है, तब तो ये खतरनाक होगी, है ना। सेम वोल्टेज की बात हो रही है, भले लिखा नहीं है प्रश्न में, ठीक है ना। तो सेम वोल्टेज के आधार पर कहना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण क्या हुआ, ये वोल्टेज का जो आयाम मान होता है वो वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है ना। वोल्टेज का मान वर्ग माध्य मूल मान का, वोल्टेज का आयाम मान या धारा का आयाम मान वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। इसकी वजह से ये दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ये हमने इधर समझा दिया। अब इसको लिखोगे कैसे, वो लिख के दिखाए देते हैं कि बोर्ड एग्जाम कॉपी में यदि पेपर में क्वेश्चन आया तो उसका आंसर दोगे कैसे। तो यहाँ लिखोगे, इसका कारण लिखोगे, हम जानते हैं धारा का आयाम मान
उसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। ये हम जानते हैं धारा का आयाम मान। धारा बल की कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती, है ना। हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का आयाम मान उसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है, अर्थात I0 बराबर IRMS √2। वोल्टेज में भी V बराबर VRMS √2, या इसी को हम V0 = V √2 लिख सकते हैं इसको, ये ठीक है। अब यदि प्रत्यावर्ती धारा में V बराबर 220 वोल्ट लेते हैं तो V0 बराबर 220 √2, तो ये 220 गुणे 1.414 311.13 वोल्ट ये हो गया। यदि प्रत्यावर्ती धारा में V बराबर 220 वोल्ट लेते हैं तो ये बढ़कर यहाँ हो जाता है, जबकि DC मतलब दिष्ट धारा में, जबकि दिष्ट धारा में V बराबर 220 वोल्ट लेने पर यह सदैव नियत रहता है। यही कारण है कि समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। ये इसका कारण हो गया, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और है, R परिपथ में कलांतर शून्य होता है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरे का तीसरा, R परिपथ में कलांतर शून्य होता है। R परिपथ में कलांतर शून्य होता है, इसका कारण ये आपको बता दें। R परिपथ होता है, एक R परिपथ, C परिपथ, L परिपथ, है ना। तो R परिपथ में I और V, I मतलब प्रत्यावर्ती धारा यानी V प्रत्यावर्ती वोल्टेज, समान कला में होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा R परिपथ में I और V समान कला में हो। I माने प्रत्यावर्ती धारा, V माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज। R परिपथ में I और V समान कला में होते हैं, अर्थात यदि हम V का समीकरण लें तो V बराबर V0 sin ωt होता है, तथा I का समीकरण I बराबर I0 sin ωt होता है। अब देखो, इसके कोण में ωt है, इसके कोण में भी ωt है, तो कलांतर जब निकालेंगे तो कोणों को घटा देते हैं, तो ωt माइनस ωt घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। ये कारण रहा। R परिपथ में I और V समान कला में होते हैं,
ठीक है ना। और जब आर और परिपथ में आई और भी समान कला में होते हैं तो कोणों का अंतर 0 ही होगा। ठीक है। अब रहा क्वेश्चन नंबर, इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, गतिज विद्युत वाहक बल का व्यंजक। गतिज विद्युत वाहक बल का व्यंजक। गतिज विद्युत वाहक बल क्या है, उसका व्यंजक। तो इसका जो आंसर है प्ले लिस्ट में चैप्टर 6, प्ले लिस्ट में चैप्टर 6 है ना, 12th क्लास। अब ये तो है नहीं क्लास भी बताना पड़ेगा, अरे 12th क्लास का है तो 11th का थोड़ी ढूंढोगे हैं। प्ले लिस्ट में चैप्टर 6 में गतिज विद्युत वाहक बल का व्यंजक मिल जाएगा, अब अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, इसी को स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। स्वप्रेरकत्व, ठीक है ना। तो इसका भी वही प्ले लिस्ट में चैप्टर 6 है ना, 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है ना। जो जिस मीडियम के होंगे वो देख सकते हैं। हिंदी मीडियम की प्ले लिस्ट अलग है, इंग्लिश मीडियम की प्ले लिस्ट अलग है। सी परिपथ का प्रतिघात। सी परिपथ का प्रतिघात, ये भी इसका आंसर प्ले लिस्ट चैप्टर 7। बल्कि ये भी बता दे, प्ले लिस्ट में जाओगे तो सी परिपथ का प्रतिघात एक साथ नहीं, अलग से नहीं, उसमें आर परिपथ का दिया होगा, सी परिपथ का भी दिया होगा, एल परिपथ का भी दिया होगा, और उसमें प्रतिघात भी दिया होगा। इसमें लिखा है कलांतर y/2, वो सब कुछ सिद्ध किया हुआ है ना। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से लगाएंगे तो आपको देखना ना पड़ेगा, हम एक बार यहाँ लिखेंगे तो भी आपको देखना पड़ेगा। तो बता तो रहे कि प्ले लिस्ट में उस चैप्टर में आप पा जाएंगे तो वही देख सकते हो। और 6वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये भी प्ले लिस्ट चैप्टर 6 ये भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब पेपर, अब ये नहीं है कि पेपर के हम सलूशन में इस बार पेपर आए तो फिर से इसको सॉल्व करें, अगली बार पेपर में तो फिर से सॉल्व करें। जब वो आपको दिया है हमें बता दिए कि कहाँ पाएंगे, ठीक है, चैप्टर बता दिया। और जो ऐसे हैं तो उनको जो एक न मिल पाते आसानी से तो अलग से बता दिया हमने, ठीक है ना। तो ये है इस पेपर का सलूशन। और ये जो पेपर होता है ये हमने बताया ना, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, प्री बोर्ड टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, सब कुछ होता है। और उस सब पेपर का सलूशन इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़े रहेंगे पूरा, तो एनुअल एग्जाम में सब क्वेश्चन इन्हीं से कंटेन होंगे, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में आपको बता दें, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11th क्लास, 12th क्लास कंपटीशन के लिए सब प्ले लिस्ट में अलग अलग सब कुछ है। कुछ ऐसे भी हैं जो प्ले लिस्ट के बाहर भी पाए जा सकते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन वैसे क्रम से आपको बता दें पूरी फिजिक्स प्ले लिस्ट में है, ठीक है ना। तो ये चैनल सब्सक्राइब के रहेंगे तो और भी जो क्वेश्चन बीच बीच में हम और क्वेश्चन अच्छे बताते रहते हैं तो उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।